नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में क्रॉनिकल का अगला पार्ट देखेंगे और उसका आर्थिकी वाला पार्ट देखेंगे। पिछले 2 वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, दिसंबर मंथ की क्रॉनिकल है ये, तो आप लोग जाके उसको ज़रूर देखिए। आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट किया करिए। वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। चलिए देखते हैं आगे। पहला है 1 नवंबर से लागू हुआ नए बैंकिंग नियम। कौन से नियम हैं? 1 नवंबर 2025 से भारत सरकार ने बैंकिंग लॉ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत नामांकन प्रक्रिया को और अधिक लचीला बनाने के लिए नए नियम लागू किए। ये प्रावधान बैंक खातों, सुरक्षित कस्टडी में रखे सामान, सेफ्टी लॉकर के लिए लागू होंगे। तथ्य क्या है इसके? अधिकतम नामांकन। अब ग्राहक एक ही खाते या एक सेफ्टी लॉकर के लिए एक साथ या क्रमानुसार 4 नामांकित व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं। प्रतिशत आवंटन। ग्राहक प्रत्येक नामांकित को निधि का प्रतिशत भी दे सकते हैं, जिससे कुल 100% आवंटन होगा। नामांकन का प्रकार क्या है? जमा खातों में एक साथ या लगातार नामांकन की अनुमति है, जबकि सुरक्षित कस्टडी या लॉकर में केवल क्रमागत नामांकन संभव होगा। अधिनियम का दायरा क्या है? संशोधन 5 प्रमुख एक्ट्स में किए गए हैं, जिनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 मुख्य है। उद्देश्य नियमों का उद्देश्य ग्राहकों के अधिकारों को मजबूत करना, दावा निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना और बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाना है। अगला करंट अफेयर। भारत के 8 प्रमुख उद्योगों की 3% वृद्धि। जो 8 प्रमुख उद्योग है भारत, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 3% की वृद्धि हुई। 21 अक्टूबर 2025 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि भारत के 8 कोर सेक्टर, कितने सेक्टर हैं? 8 कोर सेक्टर हैं। संयुक्त इंडेक्स ऑफ एट प्रमुख उद्योगों ICI सितंबर 2025 में पिछले वर्ष समान अवधि की तुलना में 3% बढ़ा है। मुख्य तथ्य क्या है? विकास दर अगस्त 2025 में 6.5% रही, सितंबर में घटकर 3% हुई। अप्रैल से सितंबर तक 2025-26 में कुल वृद्धि 2.9% रही। बढ़त वाले सेक्टर कौन कौन से हैं? स्टील 14.1%, सीमेंट 5.3%, बिजली 2.1%, उर्वरक 1.6% और सकारात्मक वृद्धि रही। एग्जाम में कई बार पूछा था कि 8 कोर सेक्टर जो हैं उसमें कौन कौन से हैं। तो देखिए 8 कोर सेक्टर में स्टील भी है, सीमेंट भी है, बिजली भी है, उर्वरक भी है, जरूर याद रखिएगा। तो गिरावट वाले सेक्टर कौन कौन से हैं? 8 में से प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल और कोयला के उत्पाद में कमी आई है। विशेष प्रभाव क्या है? स्टील उत्पादन में मजबूत रिकवरी, निर्माण एवं आधारभूत संरचना विकास के लिए केंद्रीय चिंता के विषय, ऊर्जा क्षेत्र और खाद्य सुरक्षा में उत्पादन गिरावट और सुधार की आवश्यकता है। अगला है FAO ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025। भारत कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। 21 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट कहाँ पे जारी किया गया? बाली, इंडोनेशिया में जारी किया गया। भारत ने विश्व के कुल वन क्षेत्र में 9वां स्थान। भारत में पूरे विश्व का जो कुल वन क्षेत्र का कितना, कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। मुख्य तथ्य क्या है? वैश्विक वन क्षेत्र दुनिया में कुल वन क्षेत्र 4.14 अरब हेक्टेयर, मतलब 32% पृथ्वी, पूरे पृथ्वी की भूमि का कितना है? 32% है। भारत का वन 72.74 लाख टन, जो विश्व का 2% है। पूरे विश्व में 2% वन, पूरे विश्व का 2% वन कहाँ है? भारत में है। और पूरी पृथ्वी पर 32% भूमि है। शीर्ष देश कौन कौन से हैं? रूस में 20%, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, चीन मिलकर विश्व के कुल वन क्षेत्र का 54% हिस्सा कवर करते हैं। भारत अब ऑस्ट्रेलिया, कांगो, इंडोनेशिया के बाद 9वें स्थान पर आ गया है। वार्षिक वृद्धि 2015 से 25 के दौरान भारत में वार्षिक वन वृद्धि क्षेत्र में वृद्धि 1.9 लाख हेक्टेयर, चीन में 16.9 लाख हेक्टेयर और रूस में 9.42 लाख हेक्टेयर के बाद तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। वृक्षारोपण अभियान
केंद्र व राज्य सरकारों के अभियानों का महत्वपूर्ण योगदान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वन संरक्षण में अग्रणी है। लेकिन इसमें एक बात और सोचने वाली है कि भारत में जो वृक्षारोपण होता है, बहुत सारे क्षेत्रों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहती है कि 1 करोड़ पेड़ लगवाए गए, 2 करोड़ पेड़ लगवाए गए। लेकिन उनको ये भी देखना होगा क्या वो पेड़ सच में लग रहे हैं या वो पेड़ केवल कागज पे ही लग रहे हैं। अभी हाल ही में बिहार में, यूपी में अभियान चला था कि एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन लोगों ने क्या किया, एक पेड़ माँ के नाम केवल नाम मात्र का था, लोग दूसरे-दूसरे पेड़ की फोटो खींच कर लोग अपलोड कर दिए, लेकिन पेड़ नहीं लगाए गए। सरकार के आंकड़ों में तो चला गया कि इतने करोड़ पेड़ लगे, लेकिन क्या वास्तव में वो पेड़ धरातल पर हैं या नहीं है? इनको भी सरकार को देखना होगा। और लोगों से भी आग्रह है कि लोग फॉर्मेलिटी नहीं करें, पेड़ लगाएं तो वास्तव में उसको पेड़ लगाएं और उसको तब तक ध्यान दें जब तक वो पेड़ बड़ा नहीं हो जाए। उसको ना तो सूखने दें, ना तो कोई जानवर से भी बचाएं, कोई जानवर उसको खा ना पाए। ये सब चीजें ध्यान रखना, तब जाके हमारे पृथ्वी पर हरियाली को बचा पाएंगे, पेड़ों को बचा पाएंगे और पेड़ों को काटने से भी बचना होगा। ये सब चीजें ध्यान रखना होगा, केवल कागजी कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। अगर धरती को बचाना है, पेड़ों को बचाना है, तो हमें ठोस कदम उठाने होंगे। एक ही पेड़ लगाए लोग, लेकिन कम से कम लगाए कि हाँ, ये पता चले कि ये पेड़ लगा हुआ है। ये नहीं किसी दूसरे पेड़ का फोटो खींच के अपलोड कर दे, हो गया कि पेड़ लगाए। तो आजकल बहुत सारे काम फॉर्मेलिटी टाइप में हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 16वें संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन में भारत के नेतृत्वकारी भूमिका। 22 अक्टूबर 2025 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित 16वें संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया। मुख्य तथ्य क्या है? आर्थिक उपलब्धि, भारत शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में है। भारत दुनिया की कौन सी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है? 7% प्लस वार्षिक जीडीपी वृद्धि पिछले 3 वर्षों में दर्ज की गई है। हरित पहल, 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता, 50% कुल उत्पादन, लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में मात्र 3.5% योगदान, जबकि 17% वैश्विक जनसंख्या भारत में है। भारत विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या भारत में है? 17% जनसंख्या है। जलवायु वित्त क्या है? विकसित देशों द्वारा 100 अरब डॉलर जलवायु वित्त न देने की आलोचना, पर्यावरणीय व्यापार अवरोधों पर आपत्ति। वैश्विक पहल, CDRI, ISA, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की उपलब्धियां, विकासशील देशों विशेषकर वैश्विक दक्षिण से सहयोग पर बल। बुनियादी ढांचा क्या है? पीएम गति शक्ति के तहत हर वर्ष 1.3 लाख करोड़ का निवेश, हवाई अड्डे 74 से 158, रेल, सड़क, जलमार्ग का विस्तार किया गया। थीम क्या था? भविष्य को आकार देना, न्याय संगत, समावेशी और सतत विकास हेतु आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। अगला है एनपीसीआई द्वारा लॉन्च एआई संचालित यूपीआई हेल्थ लॉन्च हुआ। 21 अक्टूबर 2025 को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने एआई आधारित सहायक सेवा नामक यूपीआई हेल्प्स की शुरुआत की, जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर भुगतान संबंधी एसोसिएट्स के त्वरित समाधान सहायता सेवाएं प्रदान करता है। एआई सहायक यूपीआई हेल्प डिजिटल भुगतान में फेल या अस्पष्ट लेन-देन, मानदंड प्रबंधन और शिकायत ट्रैकिंग के लिए रियल टाइम सहायता प्रदान करेगा। शिकायत निवारण यूडीआईआर फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत, यह असंपूर्ण व लंबित लेनदेन की समस्या को तेजी से हल करेगा। आगे देखते हैं। यूपीआई 2016 में एनपीसीआई द्वारा शुरू किया गया था। यूपीआई वर्तमान में मासिक 12 अरब से अधिक लेनदेन करता है, जिसका मूल्य 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, किसी आने वाले एग्जाम में किसी में पूछ सकता है। केरल भारत का पहला चरम गरीबी मुक्त राज्य बना है। याद रखिएगा, पूछेगा चरम गरीबी मुक्त पहला राज्य कौन सा है, सीधा क्वेश्चन वन लाइनर में आएगा, तो बताइएगा केरल होगा। 21 अक्टूबर 2025 को केरल सरकार ने, ये भी याद रखिएगा,
भारत सरकार ने घोषणा किया कि केरल सरकार ने घोषणा किया? याद रखिए, केरल सरकार ने घोषणा किया। राज्य की 1 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से चरम गरीबी मुक्त घोषित किया। मुख्य तथ्य क्या है? परियोजना आरंभ 2021 में, अति दारिद्र्य निर्मार्जन परियोजना ईपीईपी शुरू की। लक्ष्य सरकारी से योजनाओं से वंचित अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान व पुनर्वास। सर्वेक्षण व पुनर्वासन 64,006 परिवार अत्यंत गरीब पहचाने गए। क्या गए? पहचाने गए। भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, आवास जैसी न्यूनतम जरूरत सुनिश्चित की गई। खर्च व दायरा परियोजना में 1,000 करोड़ खर्च। धर्मदम निर्वाचन क्षेत्र सबसे पहले चरम गरीबी मुक्त घोषित। इसमें देखिएगा, याद रखिएगा, इसमें एक धर्मदम निर्वाचन क्षेत्र है, सबसे पहले चरम गरीबी मुक्त घोषित किया गया है। उपलब्धि केरल देश का पहला व विश्व का चीन के बाद दूसरा चरम गरीबी मुक्त क्षेत्र बना। नीति आयोग के अनुसार राज्य की गरीबी दर 0.7% देश में सबसे कम है। चरम गरीबी वह गरीबी रेखा क्या है? विश्व बैंक के अनुसार चरम गरीबी वह अवस्था है यदि कोई व्यक्ति $2.15 प्रतिदिन से कम का जीवन यापन करता है, जबकि गरीबी रेखा निर्धारण में सरकार विभिन्न उपयोग, आय व जीवन स्तर संबंधी मानकों का उपयोग करती है। अगला है महिला उद्यम प्लेटफॉर्म एवं वी राइज कार्यक्रम लॉन्च। सीधा पूछेगा वी राइज कार्यक्रम क्या है? बताइएगा महिला उद्यम उद्यमिता प्लेटफॉर्म है। 18 अक्टूबर 2025 को नीति आयोग के महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म एवं डीपी वर्ल्ड ने वी राइज कार्यक्रम की शुरुआत की। किसने किया? नीति आयोग के महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म एवं डीपी वर्ल्ड ने डीपी वर्ल्ड ने किसकी शुरुआत की? वी राइज की कार्यक्रम की शुरुआत की। डीपी वर्ल्ड के वैश्विक व्यावसायिक एवं लॉजिस्टिक नेटवर्क के सहयोग से 100 चयनित महिला उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश के लिए मार्गदर्शन, व्यापार सुविधा और परामर्श प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? महिला संचालित एमएसएमई की निर्यात तैयारी, वैश्विक मार्केट पहुंच, विशेष कौशल एवं व्यावसायिक क्षमता को मजबूत बनाना है। अगला है भारत मार्ट दुबई। चयनित महिला उद्यमियों को दुबई के जेबल अली फ्री जोन स्थित भारत मार्ट कहाँ है? ये दुबई में है। अपने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। एटीआर फ्रेमवर्क, यह कार्यक्रम डब्ल्यूईपी के अवार्ड टू रिवार्ड पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमिता के लिए साझेदारी, समस्या का समाधान व सफलता का उत्सव मनाना है। अगला है मुक्त व्यापार समझौते और किसानों के बीच अधिकारों पर खतरा। क्या है? इसको देखते हैं। 17 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट में यह सामने आया कि मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से विकसित देश बीजों और जैव विविधता पर कड़े बौद्धिक संपदा नियम थोप रहे हैं, जिससे किसानों के पारंपरिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और कृषि पर कारपोरेट नियंत्रण बढ़ रहा है। बौद्धिक संपदा और बीजों की पृष्ठभूमि 1991 का यूपीओ भी कन्वेंशन पौध किस्म संरक्षण पर एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधि है। यह कंपनियों को नई फसल किस्मों पर 20 से 25 वर्षों तक विशेष अधिकार देता है। किसानों को बीज बचाने, पुनः उपयोग करने से रोका जाता है। मुक्त व्यापार समझौते की भूमिका, कई देशों को अब एफटीएएस के माध्यम से यूपीओवी 1991 मानकों को अपनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। प्रमुख देश अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, जापान लंबे समय से यूपीओवी आधारित कानूनों को बढ़ावा दे रहे हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, कंबोडिया, मलेशिया और मॉरिशस के साथ समझौते में ऐसे प्रावधान जोड़े। भारत ने इस दबाव का विरोध किया है। खाद्य संप्रभुता पर प्रभाव, यूएई बढ़ता प्रभाव और विदेशी कृषि निवेश खाद्य संप्रभुता के लिए चिंता का विषय है। यूपीओवी मानकों से कंपनियों के बीजों पर एकाधिकार मिलता है और किसानों की स्वतंत्रता घटती है। अतिरिक्त कानूनी उपाय क्या है? कई एफटीएस देशों ने पौध
पेटेंट कानून अपनाने व बुडापेस्ट संधि पर हस्ताक्षर करने की मांग करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों का पेटेंट संभव होता है। इससे पारदर्शिता घटती है। अगला है भारत के आर्थिक सुधार वैश्विक वृद्धि का इंजन IMF। 16 अक्टूबर 2025 को IMF वर्ल्ड बैंक वैश्विक बैठक में प्रबंध निदेशक क्रिस्टिलीना जॉर्जिया, याद रखिएगा कि IMF की प्रबंध निदेशक कौन है, क्रिस्टिलीना जॉर्जिया, ने भारत की आर्थिक सुधारों की सराहना की, जिससे भारत तेज वृद्धि दर और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदार बना है। वृद्धि पूर्वानुमान IMF ने 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर 6.6 पिछले 6.4 से अनुमानित की, जबकि अप्रैल जुलाई तिमाही में GDP वृद्धि 7.8 रही। सुधारों का प्रभाव GST, डायरेक्ट टैक्स ब्रैकेट में बदलाव, आधार आधारित डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश प्रमुख स्तंभ हैं। सुझाव व्यापार प्रतिबंध जैसे टैरिफ कम करने, वैश्विक एकीकरण को गहरा करने की सलाह दी है। मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटा भारत के आर्थिक मूलभूत तत्व मजबूत हैं, मुद्रास्फीति घट रही है और राजकोषीय घाटा नियंत्रित है। डिजिटल सुधार UPI, DBT, GST जैसे डिजिटल एवं संघीय टैक्स उपाय भारत को वैश्विक आर्थिक भूमिका को मजबूत कर रहे हैं। नवाचार आधारित आर्थिक वृद्धि को स्पष्ट करने हेतु अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 13 अक्टूबर 2025 को नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार नवाचार संचालित आर्थिक वृद्धि को स्पष्ट करने के लिए एक जोयल मोकियर, फिलिप ओगियोल और पीटर डोविट को प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? जोयल मोकियर, फिलिप ओगियोन और पीटर कोविड को। किस लिए? नवाचार आधारित आर्थिक वृद्धि के लिए इनको ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मोकियार का ऐतिहासिक विश्लेषण उन्होंने सतत आर्थिक वृद्धि के तकनीकी नवाचार की ऐतिहासिक पूर्व शर्तों जैसे सामाजिक स्वीकृति और वैज्ञानिक सोच की पहचान की। औद्योगिक क्रांति के बाद तकनीकी बदलाव और वैज्ञानिक प्रगति ने वैश्विक वृद्धि का आधार बनाया। ओगियोन होविट का गणितीय मॉडल, दोनों ने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन सिद्धांत का गणितीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें नई तकनीकें उत्पाद पुराने और प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा, निवेश और दीर्घकालिक वृद्धि सुनिश्चित होती है। आर्थिक स्थिरता का द्वंद्व समिति ने कहा कि मानव इतिहास में अधिकांश समय ठहराव रहा है, सतत विकास असाधारण रहा है, इसीलिए संस्थागत व नीतिगत सुधार आवश्यक है। भविष्य की नीति सलाह ओगियोन ने व्यवसाय नीति में प्रतिस्पर्धा में संतुलन, रक्षा, जलवायु, AI और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक रणनीति के नवाचार का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? 1944 में हुई थी, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। एग्जाम में पूछता है कि IMF की स्थापना कब हुई? 1944 और किस सम्मेलन? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। इसमें 190 देश हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता, मुद्रा सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन और संकटग्रस्त देशों को सहायता प्रदान करना है। भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। अगला है भारत की नीली इकोनॉमी का नीति आयोग की नई रिपोर्ट। 13 अक्टूबर 2025 को नीति आयोग ने भारत की नीली अर्थव्यवस्था, गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के दोहन की रणनीति रिपोर्ट जारी की, जिससे सदस्य कृषि प्रोफेसर रमेश चंद और CEO BVR सुब्रमण्यम ने लॉन्च किया। भारत की मत्स्य स्थिति भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। आंकड़ा याद रखिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक कौन सा देश है? भारत। वैश्विक उत्पादन में 8% योगदान करता है और लगभग 3 करोड़ लोगों की आजीविका इससे जुड़ी है। 2023-24 में मत्स्य निर्यात में 60,523 करोड़ अर्जित हुए हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ भारत EEZ 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है, 11,098 किलोमीटर तट रेखा वाला है, जिसकी
उत्पादन क्षमता 7.16 मिलियन टन है। अधिकांश गहरे समुद्री संसाधन अब तक अप्रयुक्त हैं। 6 नीति हस्तक्षेप, मत्स्य नीतियों में सुधार, क्षमता निर्माण, नौकाओं का आधुनिकीकरण, सतत प्रबंधन, वित्तीय ढांचा सुदृढ़ी करना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। 3 चरणों की योजना। पहला चरण 2025 से 28 आधार निर्माण, दूसरा चरण 29 से 32 वैश्विक प्रतिस्पर्धा, तीसरा चरण 2033 के बाद वैश्विक नेतृत्व का है। तो आशा करता हूँ ये क्रॉनिकल की करंट अफेयर आप लोगों को पसंद आ रही होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।